अंकल सैम ये एक मुहावरा है जिसमें अंकल सैम कोई और नहीं बल्कि अमेरिका है। ये अमेरिका के खिलाफ एक तंज है क्योंकि तारीख में इस बात के कई सबूत हैं कि दुनिया भर के लेगेसी विवादों में अमेरिका का हाथ रहा है। पर इजराइल फिलिस्तीनी विवाद में अंकल सैम कहां? चलिए बताता हूं। अमेरिका ने दुनिया के सबसे घातक एयरक्राफ्ट कैरियर के बेड़े को इजराइल के पास तैनात कर दिया। बेड़ा अपने स्ट्राइक ग्रुप के साथ ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में ट्रांसफर कर दिया गया है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि इजराइल और हमास की जंग के बीच हिजबुल्ला और ईरान न फायदा उठा ले, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। इसके साथ ही अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मिलने भी पहुंचे। उनसे कहा, अपनी रक्षा करने के लिए आप अपने आप में काफी मजबूत हैं, लेकिन जब तक अमेरिका है आप कभी अकेले नहीं हैं। हम हमेशा आपकी तरफ रहेंगे। माने एक बार फिर अमेरिका जंग वाले देश के न सिर्फ साथ खड़ा है बल्कि दुनिया में एक बार फिर से अपना वर्चस्व दिखाने के लिए असला भी जंग में लगा रहा है। अमेरिका के इंडिपेंडेंट थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस ने इजराइल फिलिस्तीनी विवाद में अमेरिका की हिस्सेदारी पर एक लंबी रिपोर्ट भी छापी है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका आधी सदी से भी ज्यादा वक्त से इजराइल फिलिस्तीनी विवाद में हिस्सेदार रहा है। कुछ मौकों पर तो मेजबान भी रहा है। माने इन्होंने सिर्फ आग में घी नहीं डाला बल्कि आग ही लगाई है। माने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के फौरन बाद ही अमेरिका यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर सिफारिश करने लगा कि यूरोप में हुए होलोकॉस्ट से बचे हुए यहूदी फिलिस्तीन चले जाएं और ये जमीन न यहूदी की होगी न अरब लोगों की। तब से लेकर आज तक अमेरिका इजराइल के पाले में है। इजराइल को एक सॉवरेन नेशन के तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश भी अमेरिका ही था और दर्जनों बार अमेरिका ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इजराइल की निंदा करने वाले प्रस्तावों के खिलाफ अपना वीटो लगाया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इजराइल को अपना पूरा सपोर्ट देने के चलते अमेरिका ने कई बार नुकसान भी झेला। अरब के ऑयल प्रोड्यूसर्स ने अमेरिका पर भारी ऑयल सैंक्शंस लगाए। उधर 1967 में हुई 6 दिन की जंग और खाड़ी युद्ध के बाद से फिलिस्तीन को वैलिडिटी मिलने लगी थी। साल 1974 में अरब लीग ने पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को फिलिस्तीनी लोगों के मुख्य संगठन के तौर पर मान्यता दे दी। जहां फसाद वहां अंकल सैम। फिलिस्तीनियों की मांग की तरफ भी अमेरिका शुरू से ही अलर्ट था। 1978 में अमेरिका के प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने इजराइल और मिस्र के बीच कैंप डेविड शांति वार्ता की मेजबानी की। इस बातचीत से जो निकला उसने आने वाले वक्त में मिडिल ईस्ट की कूटनीति को एक दिशा में धकेला और अमेरिका एक नहीं कई मौकों पर इस तरह की वार्ताओं का मेजबान रहा है। भले ही 1993 के ओस्लो समझौते से अमेरिका को बाहर रखा गया हो, मगर मसौदे पर दस्तखत व्हाइट हाउस में ही किए गए थे। ओस्लो अकॉर्ड्स के तहत फिलिस्तीन ने इजराइल के एग्जिस्टेंस को माना और इजराइल ने गाजा और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी ऑटोनॉमी को मान्यता दी, यानी 2 स्टेट सॉल्यूशन को रास्ता मिला। एक ही जमीन पर इजरायली और फिलिस्तीनी राज्य की धारणा को अब मान लिया था। तब राष्ट्रपति बिल क्लिंटन थे। उनके बाद जिसकी भी सरकार आई सबने 2 स्टेट सॉल्यूशन को ही बढ़ाया। जॉर्ज डब्ल्यू बुश का रोड मैप 2 पीस हो, राज्य सचिव जॉन कैरी के 6 सिद्धांत या ट्रम्प की पीस टू प्रॉस्पेरिटी। अब अगर सीफेयर की बात करूं तो दशकों से 2 स्टेट सॉल्यूशन ही इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का सबसे सेफ ऑप्शन रहा है। एक फिलिस्तीनी राज्य होगा जिसमें वेस्ट बैंक और गाजा का ज्यादातर हिस्सा शामिल हो। हालांकि इस धारणा की जिरह करने वाले ज्यादातर देशों ने इजराइल को 1967 से पहले वाले बॉर्डर पर लौटने को कहा, लेकिन इस बात पर कोई सहमति नहीं बन पाई कि अगर ऐसा हो जाए तो उन सीमाओं के अंदर फिलिस्तीनियों और उनके परे रहने वाले इजरायलियों पर क्या असर पड़ेगा। बावजूद इसके यूएस का सीधा फंडा रहा है 2 राज्य। इस विवाद को सुलझाने में अमेरिका का एक स्ट्रेटेजिक मकसद रहा है, लेकिन क्या? दरअसल उनके 2 सीधे मतलब हैं। एक तो यहूदी कम्युनिटी दुनिया और अमेरिका में अच्छा खासा दम रखती है। बुद्धिजीवी वर्ग से लेकर कांग्रेस तक में यहूदियों की पैठ है, इसलिए अमेरिका उन्हें इग्नोर नहीं कर सकता। दूसरी वजह है अमेरिका वेस्ट एशिया में इजराइल को अपना वेस्टर्न पोस्ट मानता है। माने अमेरिका और पश्चिम की राजनीति का प्रतिनिधि। वहाँ से उन्हें मिलिट्री ऑपरेशन में सपोर्ट मिलता है और पॉलिटिकल एक्टिविटी की जगह भी। और इस तरह से अमेरिका के नैरेटिव में इजराइल बिल्कुल सटीक बैठता है। वो सार्वजनिक तौर पर कहते हैं कि इजराइल को सपोर्ट का कारण साफ है, पूरे इलाके में वो इकलौता एक्टिव लोकतंत्र। कुल मिलाकर बात यह है कि अंकल सैम इजराइल के साथ अपनी साझेदारी बैलेंस भी रखते हैं और रीजनल स्टेबिलिटी की वकालत भी करते हैं। हालांकि बीते दशक में अमेरिका का हाथ हल्का हुआ है। 2011 की अरब क्रांति के बाद से अमेरिका के हितों पर जहां फसाद वहां अंकल सैम।
जोखिम बड़ा है। सीरिया और यमन में चल रहे युद्ध एरिया में दबदबे के लिए ईरान की जुगत और अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी संगठनों का पैदा होना अमेरिका के लिए नासुर बना हुआ है। कहने वाले कह रहे हैं कि ट्रम्प की कंट्रोवर्शियल पॉलिसी से टू स्टेट सोल्यूशन की संभावनाएं सीमित हो गई हैं। बाइडेन प्रशासन ने कुछ डैमेज कंट्रोल किया है और जरा मौसम तो बदला है, मगर पेड़ों की शाखों पर नए पत्तों के आने में अभी कुछ दिन लगेंगे। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या सच में अमेरिका इस जंग को और बढ़ा रहा है? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।